दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में महामारी के कारण अनलॉक 2 लागू है। इस बीच कुछ बड़ी और मुख्य खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की कुछ हेडलाइंस को, जहां आगे आप देखेंगे पीएम मोदी ने फिर चौंकाया, चीन से तनाव के बीच जवानों से मिलने पहुंच गए लद्दाख। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस दिन लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन। इसके साथ ही खुशखबरी, इतने किसानों के खाते में हर साल आएंगे 36,000 रुपए, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। इसके अलावा दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, इस राज्यों के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे WHO ने चेताया, धूम्रपान से कोरोना संक्रमण में मौत का खतरा ज्यादा। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी ने फिर चौंकाया, चीन से तनाव के बीच जवानों से मिलने पहुंच गए लद्दाख। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें 15 जून को गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने जवानों और फील्ड कमांडर के साथ बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी कुछ और लोकेशंस पर जा सकते हैं और जमीनी हकीकत का जायजा ले सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी घायल जवानों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि पीएम ने सीमा पर पहुंचकर सैनिकों में जोश भरने के साथ चीन को सख्त संदेश दे दिया है। दोस्तों गौरतलब है कि भारत और चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन के बदले रुख के बाद भारतीय सेना ने करीब 45,000 से अधिक जवानों को पूर्वी लद्दाख सीमा पर तैनात किया है। चीन की ओर से भी लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है। दोस्तों इससे पहले चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक और हर फ्रंट पर उसे घेर कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति में जुटे भारत को दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों का साथ मिलता जा रहा है। इससे साफ लगता है कि चीन पूरी तरह से अब घिर चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। WHO ने चेताया, धूम्रपान से कोरोना संक्रमण में मौत का खतरा ज्यादा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। WHO ने चेताया है कि धूम्रपान करने वालों को कोरोना वायरस की चपेट में आने पर मौत का खतरा काफी ज्यादा होता है। WHO ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में धूम्रपान करना जानलेवा साबित हो सकता है और इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को धूम्रपान से बचने की सलाह दी गई है। दोस्तों आपको बता दें एक शोध के मुताबिक सिगरेट का धुआं फेफड़े को फुला देता है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए करता है। इसलिए धूम्रपान करने वाले में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहता है। WHO का कहना है, उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि धूम्रपान अस्पताल में भर्ती कोरोना महामारी रोगियों में बीमारी और मृत्यु की गंभीरता से जुड़ा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी है। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन। दोस्तों कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। आपको बता दें हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों से सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खुशखबरी, 20.41 लाख किसानों के खाते में हर साल आएंगे 36,000 रुपए, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार देश के 20,41,000 किसानों को सालाना 36,000 रुपए पेंशन देगी। देश की पहली किसान पेंशन स्कीम यानी PM किसान मानधन योजना में इतने अन्नदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें से 6,38,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल है। यह योजना उन किसानों के लिए बहुत काम की है जो सिर्फ खेती किसानी के भरोसे हैं, खासतौर से गरीब किसानों के लिए जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। किसान पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है। 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन होनी चाहिए। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा, जो इनकी उम्र पर निर्भर है।
दोस्तों अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए या सालाना 660 रुपए होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना योगदान करना होगा। दोस्तों पीएम किसान पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। देश में 6 जुलाई से खोले जाएंगे ताजमहल, कुतुब मीनार समेत सभी स्मारक, होंगे सुरक्षा के कड़े प्रबंध। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कोरोना वायरस के चलते देश में लंबे समय तक लॉकडाउन लागू रहा। वहीं अब लॉकडाउन तो हट गया है लेकिन सार्वजनिक जगहों को अब भी बंद रखा गया है। ऐसे में अब खबर यह है कि केंद्र सरकार ने ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला और जंतर मंतर समेत सभी स्मारक 6 जुलाई से खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि कोरोना के चलते सभी इमारतों को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इन्हें नियमों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि स्मारकों में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही स्मारक खोलने के लिए राज्य और स्थानीय प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। इमारत खोलने को लेकर एएसआई द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। आपको क्या लगता है कोरोना के बढ़ते कहर के बीच क्या इस समय ताज, कुतुब मीनार समेत बड़े स्मारक खोलना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होम आइसोलेशन के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब इतने दिनों में होंगे डिस्चार्ज। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा देश भर में इन दिनों कोरोना के ज्यादातर मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनमें इस बीमारी के लक्षण नहीं है। लिहाजा सरकार ने होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब लक्षण में शुरुआत के 10 दिन बाद ही मरीजों को डिस्चार्ज माना जाएगा, लेकिन यह देखना जरूरी है कि मरीज को 3 दिन बुखार ना हो। पहले ऐसे मरीजों को 17 दिनों के बाद डिस्चार्ज माना जाता था। साथ ही यह भी देखा जाता था कि उन्हें 10 दिनों के बाद बुखार ना आए। साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की अनुमति जरूरी है। हल्के लक्षण या बगैर लक्षण वाले मरीज जिनको दूसरी कोई बीमारी नहीं है वो होम आइसोलेशन में रहते हुए अपना इलाज करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले डॉक्टर की परमिशन लेनी जरूरी होगी। अगर होम आइसोलेशन में मरीज को सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या बोलने में परेशानी होती है तो उन्हें अस्पताल लाना होगा। खुशखबरी, इस राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने दी राहत। दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन के चलते समय से किस्तें ना चुका पाने वाले किसान किश्त योजना और किसान आसान किश्त योजना में पंजीकृत लाभार्थी उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री के निर्देश पर फरवरी से जून तक किस्तें न जमा कर पाने वाले उपभोक्ताओं को दोबारा योजना में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं किसान आसान किश्त योजना के पंजीकरण की तिथि भी 1 महीने आगे 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें किसान आसान किश्त योजना में निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को 6 मासिक किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। वर्तमान बिल के साथ किश्तें जमा करने से 31 जनवरी तक के बिल पर लगा सरचार्ज माफ हो जाएगा। इन दोनों योजनाओं में राहत देने से 15 लाख से अधिक उपभोक्ता दोबारा किश्तों में अपने बिल का भुगतान कर सकेंगे। अनलॉक 2 में स्कूल और कॉलेज केवल विद्यार्थियों के लिए बंद, शिक्षकों के लिए ये निर्देश। दोस्तों देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार ने भी अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 2 में स्कूल और कॉलेजों के साथ ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद बीकानेर निदेशालय की ओर से 31 जुलाई तक सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के अवकाश घोषित किए गए हैं, लेकिन ये छूट सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही रखी गई है। दोस्तों आपको बता दें विद्यार्थी सिर्फ टीसी, प्रवेश, कक्षा प्रोन्नत प्रमाण पत्र और अंक तालिका के लिए ही स्कूल आ सकेंगे। इस दौरान शिक्षकों और कर्मियों को नियमित रूप से स्कूल आना पड़ेगा। इसकी ओर से शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक 2 के दौरान आने वाले शिक्षकों और कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आगे देखिए लॉकडाउन के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त एक्शन, राज्य सरकारों को दिए ये निर्देश। दोस्तों भारत में ऐसी कई खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जाती है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बीच केंद्र सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाजार नियमों के विरुद्ध खाद्य पदार्थों खासकर खाद्य तेल की बिक्री हो रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अपर सचिव ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने पत्र में लिखा है कि खुले में खाद्य तेल की बिक्री पर तुरंत ही रोक लगाई जाए और सख्त एक्शन उठाई जाए। राज्य सरकार पैकिंग के बगैर खाद्य तेल बेच रहे दुकानदारों पर तुरंत ही एक्शन ले।
केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार तत्काल दूषित तेल की बिक्री पर रोक लगाए। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार के इस कदम को लॉकडाउन के बाद मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों से मिलावट की खबरें आनी शुरू हो गई थी। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में सरसों के तेल के 33% सैंपलों में मिलावट पाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार के इस कदम को लॉकडाउन के दौरान घाटा पूरा करने वाले बेईमान दुकानदारों पर की गई कार्रवाई करार दिया जा रहा है। ये लोग अब अनुचित लाभ उठा सकते हैं या स्थिति का फायदा उठाकर मिलावट और धोखेबाजी में लिप्त हो सकते हैं। दालें, अनाज, दूध, मसाले और घी से लेकर सब्जी, फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे बिना लिखित परीक्षा होगी सीधी भर्ती, जल्द करें आवेदन। साथ ही आप जानिए टिकटॉक के देसी विकल्प चिंगारी को खूब पसंद कर रहे हैं लोग, 1 करोड़ से अधिक बार हुआ डाउनलोड। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक भारत सरकार ने बैन कर दिया है और इस बीच जनता मनोरंजन के लिए टिकटॉक जैसे ऐप को तलाश कर रही है। इस बीच दोस्तों चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का देसी विकल्प सोशल ऐप चिंगारी आ चुका है। आपको बता दें, चिंगारी के संस्थापक ने शुक्रवार को कहा कि उनके ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से भी अधिक बार डाउनलोड कर लिया गया है। साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स ऐप से जुड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। चिंगारी के सह संस्थापक और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर सुमित घोष ने कहा कि हम सभी टिकटॉक यूजर्स का 100% मेड इन इंडिया ऐप चिंगारी पर स्वागत करना चाहते हैं और इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। ये ऐप अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही दोस्तों बिना लिखित परीक्षा होगी सीधी भर्ती, जल्दी करें आवेदन। देश में जारी कोरोना के कोहराम के बीच उत्तर रेलवे ने कुछ पदों पर सीधी भर्ती निकाली है, जो पद बिना लिखित परीक्षा के ही भरे जाएंगे। कुल पदों की संख्या 22 है, जिन पर आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून है। इन सभी पदों के लिए उम्र एवं योग्यता अलग अलग है। आपको बता दें कि सभी भर्ती सीनियर रेजिडेंस पदों के लिए निकाली गई है। बता दें कि इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नई दिल्ली में उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में सीनियर रेसिडेंसी के तहत नौकरी मिलेगी। पदों के बारे में बात करें तो इनमें सर्जरी 2 पद, पीडियाट्रिक्स 3 पद, एनेस्थीसिया 2 पद, रेडियोलॉजी 2 पद, ओबीएसटी और गायनिक 2 पद। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इन पदों पर नौकरी के लिए उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। आवेदन करने के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आगे जानिए 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण, जाने कितना प्रभावशाली होगा ये ग्रहण। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, इसी महीने की 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। साथ ही दोस्तों इस साल भी गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। दरअसल चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।